दिल्ली सल्तनत एक ऐसा नाम जो 300 से भी ज्यादा सालों तक हिंदुस्तान पर हुकूमत करता रहा। सोचिए, इतनी मजबूत, इतनी विशाल सल्तनत आखिर खत्म कैसे हो गई? आज हम सब मिलकर इसी ऐतिहासिक पतन की कहानी को समझने वाले हैं। तो सवाल यही है ना कि 320 साल ये कोई छोटा मोटा वक्त तो है नहीं। इतने लंबे अरसे तक चलने वाली सल्तनत आखिर ढह कैसे गई? चलिए एक एक करके इसकी परतों को खोलते हैं और वजहों को गहराई से जानते हैं। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि किसी भी बड़े साम्राज्य के गिरने की कहानी बाहर से आए तूफान से नहीं, बल्कि अंदर लगी दीमक से शुरू होती है। दिल्ली सल्तनत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इसकी नींव में दरारें बहुत पहले से पड़नी शुरू हो गई थी। तो हुआ ये कि फिरोज तुगलक के बाद जो भी गद्दी पर बैठे वो कह सकते हैं बहुत कमजोर और नाकाबिल निकले। उनका पूरा ध्यान सल्तनत चलाने से ज्यादा अपनी ऐशो आराम और आपसी लड़ाइयों पर था। और जब सेंटर यानी राजधानी में बैठे लोग आपस में ही लड़ रहे हों तो उसका असर तो दिखना ही था। दूर दराज के जो सूबेदार थे, जो गवर्नर्स थे, उन्होंने मौके का फायदा उठाया और एक एक कर खुद को आजाद घोषित करना शुरू कर दिया। सल्तनत की जो शानो शौकत थी वो धीरे धीरे मिटने लगी। अब सोचिए, सल्तनत अंदर से तो खोखली हो ही रही थी और तभी बाहर से एक ऐसा जोरदार झटका लगा जिसने इसे लगभग तोड़कर ही रख दिया। ये झटका था तैमूर का हमला। साल था 1398। ये साल दिल्ली सल्तनत के इतिहास का एक बहुत ही काला पन्ना है। इसी साल एक तुर्क सरदार तैमूर, जिसे कुछ लोग तैमूर लंग के नाम से भी जानते हैं, अपनी बहुत बड़ी फौज लेकर उत्तरी भारत में आ धमका। और ये कोई मामूली हमला नहीं था, ये एक तबाही थी। और यहाँ एक बड़ी मजेदार या कहें चौंकाने वाली बात है। तैमूर का इरादा यहाँ हुकूमत करना था ही नहीं। उसका मकसद बिल्कुल साफ था, हिंदुस्तान की दौलत को लूटो और वापस अपने घर मध्य एशिया लौट जाओ, बस। तो तैमूर ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उसने सोचा था। उसकी फौज दिल्ली में घुसी, शहर को बेरहमी से लूटा, कत्लेआम मचाया और जब खजाना भर गया तो सारा माल लेकर वापस समरकंद चले गए। लेकिन जाते जाते वो एक काम कर गया। उसने खिज्र खान नाम के एक शख्स को पंजाब का गवर्नर बना दिया। ये नाम याद रखिएगा क्योंकि आगे की कहानी में ये एक बहुत अहम मोड़ लाने वाला है। तैमूर के जाने के बाद दिल्ली सल्तनत की हालत समझिए एक टूटी फूटी इमारत जैसी हो गई थी। इसके बाद दो और राजवंश आए जिन्होंने इस बिखरती सल्तनत को किसी तरह संभालने की कोशिश तो की, लेकिन बात बन नहीं पाई। तो चलिए इन दोनों वंशों को जरा समझते हैं। पहले आए सलियद। इसकी नींव उसी खिज्र खान ने रखी जिसे तैमूर छोड़ गया था, और वो हमेशा तैमूर के वंशजों के वफादार बने रहे। इतने कि उन्होंने कभी खुद को सुल्तान तक नहीं कहा, वो बस एक तरह से उनके नुमाइंदे थे। उनके बाद आए लोदी। अब ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। लोधी तुर्क नहीं थे, वो अफगान थे। मतलब अब सल्तनत की बागडोर पहली बार तुर्कों के हाथ से निकलकर अफगानों के हाथ में आ गई थी, और इन्होंने वाकई में सल्तनत को फिर से मजबूत करने की एक कह सकते हैं कि एक सच्ची कोशिश की। और अब हम आ पहुंचे हैं दिल्ली सल्तनत के बिल्कुल आखिरी दौर में। ये वो दौर था जब एक पल के लिए लगा कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक उम्मीद की किरण दिखाई दी, लेकिन वो किरण बहुत जल्दी बुझ गई और उसके बाद हमेशा के लिए अंधेरा छा गया। ये उम्मीद की किरण थे सिकंदर लोदी, लोदी वंश के और शायद सल्तनत के आखिरी काबिल सुल्तानों में से एक। उनके दौर में थोड़े समय के लिए ही सही सल्तनत में फिर से स्थिरता और मजबूती लौट आई थी। सिकंदर लोदी ने सच में कई बड़े काम किए। उन्होंने 1504 में एक नए शहर की नींव रखी जो आगे चलकर आगरा के नाम से मशहूर हुआ। वो सिर्फ एक शासक ही नहीं बल्कि एक कवि भी थे। गुलरुख के नाम से कविताएं लिखते थे। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उन्होंने बाजार में चीजों के दाम कंट्रोल किए। जमीन का लगान ठीक से तय हो सके, इसके लिए गजे सिकंदरी नाम का एक नया पैमाना भी शुरू किया। ये सब कुछ सल्तनत को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने की एक जबरदस्त कोशिश थी। लेकिन सिकंदर लोदी के बाद गद्दी पर आया उनका बेटा इब्राहिम लोदी, और यहीं से कहानी ने एक बार फिर करवट ली। जहां सिकंदर लोधी जोड़ने का काम कर रहे थे, वहीं इब्राहिम लोधी का पूरा दौर लड़ाइयों और झगड़ों से भरा रहा, और यही झगड़े आखिरकार सल्तनत के ताबूत में आखिरी कील साबित हुए। हुआ ये कि इब्राहिम लोदी के अपने ही अफगान सरदार उसके खिलाफ हो गए
उन्हें सुल्तान की बढ़ती ताकत पसंद नहीं आ रही थी, तो इन सरदारों ने मिलकर एक ऐसी साजिश रची जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने काबुल के शासक बाबर को चिट्ठी भेजकर हिंदुस्तान पर हमला करने का न्योता दे दिया। और फिर साल आया 1526, पानीपत का मैदान। इसी लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। इब्राहिम लोदी जंग में मारा गया और उसके साथ ही 320 साल पुरानी दिल्ली सल्तनत का भी हमेशा के लिए अंत हो गया। तो चलिए वापस घूमकर अपने सबसे पहले सवाल पर आते हैं। हमने पूरी कहानी तो देख ली, पर अगर कोई पूछे कि इस इतने बड़े साम्राज्य के गिरने की असल वजह क्या थी, तो उन्हें हम कुछ पॉइंट्स में समेट सकते हैं। तो देखिए, मोटी मोटी 3 वजह सामने आती हैं। पहली, उत्तराधिकार का कोई पक्का नियम नहीं था, मतलब सुल्तान के बाद कौन गद्दी पर बैठेगा ये तय नहीं था। इससे शाही खानदान में ही हमेशा तलवारें खींची रहती थी। दूसरी वजह, सल्तनत का साइज। ये इतनी ज्यादा फैल गई थी कि दिल्ली में बैठकर हर कोने पर नजर रखना नामुमकिन सा हो गया था। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी वजह, तैमूर का वो हमला। उस हमले ने सल्तनत को सिर्फ फौजी तौर पर ही कमजोर नहीं किया, उसने सल्तनत की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। लोगों के मन में ये जो बात थी कि सल्तनत को कोई हरा नहीं सकता, वो खत्म हो गई। और ये एक ऐसा झटका था जिससे सल्तनत फिर कभी संभल ही नहीं पाई। तो इस तरह दिल्ली सल्तनत का पतन सिर्फ एक कहानी का अंत नहीं था, ये एक नई कहानी की शुरुआत थी। कहते हैं ना, एक साम्राज्य का अंत दूसरे की शुरुआत होता है। और इस सल्तनत की राख से एक और भी बड़ा और शानदार साम्राज्य जन्म लेने वाला था, मुगल साम्राज्य। और इसकी नींव रखने वाला कोई और नहीं बल्कि वही बाबर था जिसने पानीपत में सल्तनत का सूरज हमेशा के लिए डुबो दिया था।